कहानी की शुरुआत में हमें जेसन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त फिशिंग कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि बादलों से घिरा हुआ एक भारी तूफान इनकी तरफ आ रहा होता है। इसलिए वो अपना सारा सामान ले करके वापस घर चला जाता है। जिस एरिया में वो रहता है उसमें कुछ ही घर हैं और वो काफी छोटा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। हर कोई अपने काम में व्यस्त रहता है। जेसन जैसे ही घर पर आता है तो उसी वक्त बारिश शुरू हो जाती है। घर पर हम जेसन की बीवी एन को देखते हैं। इनके 2 बच्चे हैं, ग्राहम और रुथ, और यही इतने लोग हैं जो आगे चल करके मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जेसन ने घर पर एक कुत्ता भी रखा है जो अक्सर बीमार रहता है। छोटी सी फैमिली है और बहुत खुश है। अगले हफ्ते क्रिसमस आने वाला था तो बच्चे अपने पिताजी से क्रिसमस ट्री लाने का डिमांड करते हैं। दरअसल वो क्रिसमस ट्री लाना भूल गया था, तो इसीलिए पूरी फैमिली तैयार होकर के क्रिसमस ट्री लाने के लिए जाने लगती है। लेकिन जब जेसन जा करके गेट खोलने की कोशिश करता है तो वो नहीं खुलता। ये लोग पीछे का भी गेट चेक करते हैं, वो भी नहीं खुलता। खिड़की खोलते हैं, खिड़कियां भी नहीं खुलती। अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, पहले तो इनकी खिड़की और दरवाजे बंद हो जाते हैं और फिर अचानक से इंटरनेट भी बंद हो जाता है। एन अपने माता पिता के पास कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन कॉल नहीं लगता। इसके बाद जेसन जबरन गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खुलता। उसे चोट लग जाती है, वो अलग। इसके बाद वो जा करके खिड़की पर जोर मारता है, उसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो भी नहीं खुलता। अब यहाँ पर जेसन को गुस्सा आ जाता है और वो खिड़की को तोड़ना शुरू करता है। देखकर हैरानी हो रही थी कि एक नॉर्मल खिड़की थी वो भी नहीं टूट रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो बुलेट प्रूफ ग्लास है। हालांकि जो थोड़ा बहुत टूटता भी है, पानी उसे वापस से रिकवर कर देता है। कुछ समय के बाद इन्हें इस बात का एहसास होता है कि ये लोग अकेले नहीं हैं जो घर के अंदर फंसे हुए हैं। इनके आसपास जितने भी लोग थे वे सभी लोग घर के अंदर बंद हो चुके थे। किसी का कहना था कि ये गवर्नमेंट कर रही है हमारे सेफ्टी के लिए, तो किसी का कहना था कि एलियन आ चुके हैं। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि सुसैन नाम की एक लड़की सुबह में रनिंग करने के लिए गई थी, इसीलिए वो घर के अंदर बंद नहीं हुई। और जब वो वापस रनिंग करके आई तब उसे इन सब के बारे में पता चला। जब उसे एहसास हुआ कि सभी लोग प्रॉब्लम में हैं, तो वो हेल्प मांगने के लिए जाती है। चलो ये जानकर तसल्ली हुई कि इनके लिए हेल्प आ रहा है। फिलहाल इस वक्त बच्चों को संभालना बहुत जरूरी था। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए था कि कोई डर का माहौल है। इसीलिए माता पिता अच्छा होने का दिखावा तो कर रहे थे, लेकिन एन सच में काफी डरी हुई थी। उसे इस बात का डर था कि आगे क्या होने वाला है। कहीं कोई चीज इन पर हमला तो नहीं कर देगी, या फिर ये लोग हमेशा के लिए यहाँ कैद तो नहीं होने वाले हैं। ये सारे सवाल एन के दिमाग में चल रहा था। तभी जेसन उसे गन दिखाते हुए ये कहता है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास गन है। अगर मेरे परिवार पर कोई समस्या आएगी तो मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। हालांकि इस गन के बारे में उसकी बीवी को पता नहीं था, इसलिए वो थोड़ा सा चौंक जाती है। रात को सभी लोग सो चुके थे लेकिन जेसन को नींद नहीं आ रही थी। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था। जब दरवाजा नहीं खुलता तो वो दीवार को तोड़ता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। जेसन अपनी बीवी को बताता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि इस घर को चारों तरफ से कोई सील कर रहा है, जिस पर एन कहती है कि बच्चों को ये बात पता नहीं चलना चाहिए। उनके सामने दिखावा करना होगा कि सब नॉर्मल है और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन जैसे सुबह होती है तो जेसन और उसकी बीवी दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चों ने पहले ही उठ करके दरवाजा खोलने की कोशिश कर चुके थे। चलो एक चीज तो अच्छा होता है कि माँ बाप को अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है। इसी के साथ सभी लोग मिल करके आगे की प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से आगे इन्हें सरवाइव करना है। बाई चांस अगर आगे कुछ होता भी है तो सबसे पहले ये लोग खाने की चीजों को एक तरफ संभाल कर रख देते हैं। पानी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था, तो इसलिए ये लोग छोटे छोटे बर्तनों में ढेर सारा पानी इकट्ठा करके रख लेते हैं, क्योंकि पानी और पावर का कोई भरोसा नहीं था, वो कभी भी जा सकता था। फिलहाल ये लोग बोर्ड पर लिख करके एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। इस तरह से लगभग 1 हफ्ते बीत जाते हैं और कुछ भी नहीं होता। जो लड़की हेल्प लाने के लिए गई थी उसका भी पता नहीं चल रहा था। घर में रहते रहते लगभग 1 महीने बीत जाते हैं। 1 महीने इन्होंने परिवार के साथ वक्त बिताया और कुछ चीजें भी की, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि 1 महीना बीत चुका था और अब इनके पास खाने की कमी पड़ रही थी। खाने के नाम पर इनके पास सिर्फ सलाद था, जिसे बच्चे खाने से इनकार कर देते हैं, और वैसे भी बच्चे हैं, पत्तों को थोड़ी खाएंगे। अब इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इनका जो कुत्ता था उसकी दवाई खत्म हो रही थी। सिर्फ कुछ ही दवाइयाँ थी जो बची हुई थी, जिसे वो इस बार तो खिला देता है लेकिन अगली बार का कोई भरोसा नहीं था। एक रात जब ये लोग सोने के लिए जा रहे थे तभी अचानक से कोई इनका दरवाजा पीटना शुरू कर देता है। दरअसल वो सुसैन थी जो हेल्प लाने के लिए गई थी। पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा था, वो बहुत ही अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। वो बार बार चिल्ला करके कह रहे थे कि मुझे अंदर आने दो, ये मुझे मार देगा, प्लीज मुझे बचा लो, दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर आने दो। पता नहीं वो
क्या चीज था जो सुसैन पर हमला कर रहा था। वो सुसैन पर हमला करके उसे अपने साथ उठा ले जाता है। इसके बाद अचानक से एक तेज रोशनी चमकती है और फिर अचानक से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद जेसन जल्दी से जा करके खिड़की पर पर्दे लगा देता है। अगले दिन जेसन फैमिली मीटिंग में बच्चों को समझाता है, उन्हें यकीन दिलाता है कि बारिश शांत हो जाने के बाद हम यहाँ से सही सलामत बाहर निकल जाएंगे। उसी समय अचानक से इनके चिमनी का कवर टूट करके नीचे गिर पड़ता है। ऊपर का कवर हटने की वजह से अब वो खुल गया था, जिससे ये लोग बाहर निकल सकते थे। लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि उसका जो मुंह था वो छोटा था, जिस पर रुथ कहती है कि मैं बाहर निकल सकती हूँ क्योंकि मैं छोटी हूँ, और जब मैं बाहर निकल जाऊंगी तो आप लोग भी रस्सी से बाहर आ जाना। उसका आइडिया भी बुरा नहीं था। सबसे पहले ये लोग कपड़ों की मदद से एक रस्सी बनाते हैं और फिर उस रस्सी को ऊपर किसी चीज में फंसा देते हैं। इसके बाद ये लोग रुथ को उस रस्सी की मदद से खींच करके ऊपर भेजते हैं। दबाव पड़ने की वजह से दीवार भी टूट रहा था। वो जैसे तैसे करके ऊपर तो चली जाती है, लेकिन बाहर निकलना मुश्किल था क्योंकि वो खुद छोटी पड़ रही थी। वो बाहर नहीं निकल पाती, उसका सिर्फ एक हाथ बाहर निकल पा रहा था। दीवार टूट रहा था, इसलिए ये लोग रुथ को वापस से अंदर खींच लेते हैं। उसी वक्त इन्हें यह भी मालूम चलता है कि इनका जो कुत्ता है वो बीमार पड़ रहा है। असल में उसकी जो दवाइयाँ थी वो खत्म हो गई थी और अब वो सिर्फ तड़प रहा था। अगर उसे दवाइयाँ मिलेंगी नहीं तो इतना तो पक्का है कि वो ऐसे ही तड़प तड़प कर मरेगा। तो उसे तड़पाने से अच्छा यही था कि उसे मार दिया जाए। जेसन के कहने पर एन दोनों बच्चों को लेकर के ऊपर जाती है और वहाँ वो टीवी को चालू करके वॉल्यूम फुल कर देती है। इसके बाद जेसन अपने कुत्ते को गन से शूट करके खत्म कर देता है। इनके कुत्ते के लिए यही सही था क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जेसन को बहुत बुरा फील हो रहा था। तब उसकी बीवी उससे कहती है कि तुमने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि इसी में उसकी भलाई थी। लेकिन इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसकी बॉडी के साथ क्या किया जाए। उसकी बीवी का कहना था कि इसे चिमनी में डाल करके जला देते हैं, लेकिन जेसन ऐसा नहीं करता है। वो कुत्ते के टुकड़े करके उसे फ्रीजर में रख देता है और इस तरह से रखता है ताकि आगे चलकर इन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। तभी जेसन को बाहर के साइड में एक जानवर दिखाई देता है, जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो रस्सी की मदद से कुत्ते के कुछ टुकड़ों को चिमने के जरिए बाहर के साइड में फेंक देता है, ये सोचकर कि वो जानवर कुत्ते का मांस लेकर के चला जाएगा और इस तरह से इन्हें उस मांस को रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। वो जानवर मांस को छोड़ करके चला जाता है। अगले दिन जैसे ही बारिश शुरू होने वाली थी तो उसी वक्त ये लोग खिड़कियों पर पर्दा लगा देते हैं। अब तक इन्हें इतना तो पता चल गया था कि ये बारिश खतरनाक है। इसी बारिश की वजह से आसपास के लोगों के साथ कुछ हो गया है। वे लोग मर गए या फिर गायब हो गए, ये किसी को नहीं पता। फिलहाल रुथ अपना एक पौधा खिड़की के पास छोड़ आई थी। वो जल्दी से भाग करके उस पौधे को लेने के लिए चली जाती है। तभी कोई चीज खिड़की के पास बैठा हुआ था। वो रुथ को देख करके तुरंत खिड़की पर हमला करता है। वो तो अच्छा था कि रुथ जल्दी से जा करके साइड में चुपचाप बैठ जाती है। देखने से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो कोई बहुत ही खतरनाक जीव है। फिलहाल कुछ समय के बाद वो चला जाता है और रुथ को कुछ नहीं होता। अब इसके बाद लगभग 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि अब ये लोग पेट भरकर खाना भी नहीं खा रहे थे। जब थोड़ा खाना मिलता है तो इस बात से रुथ गुस्सा हो जाती है और वो और खाना मांगती है। मॉम डैड कहते हैं कि खाना नहीं है बेटा, हमें इसी से गुजारा करना होगा। लेकिन रुथ को लगा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। हालांकि जब वो खुद सामने से जाकर के फ्रिज को चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि खाना तो सच में कुछ भी नहीं बचा है। खाना पूरा खत्म हो चुका है और अब कैसे गुजारा होगा ये किसी को नहीं पता था। माँ बाप को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे भूखे रहें। एक पल के लिए वो भूखे तो रह लेंगे, लेकिन बच्चों को भूखा कैसे रख सकते हैं। तभी जेसन बाहर के साइड में वापस से उसी जानवर को देखता है। उस जानवर को देखने के बाद जेसन के दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके बाद वो जा करके कुछ सामानों को इकट्ठा करके एक ट्रैप बनाता है। ट्रैप बन जाने के बाद रस्सी की मदद से चिमनी के जरिए उस ट्रैप को बाहर भेजते हैं। उस ट्रैप पर इन्होंने एक मांस का टुकड़ा भी रखा था। कुछ समय के बाद एक जानवर आता है और उस ट्रैप पर रखे हुए मांस के टुकड़े को खा लेता है। इस बार इनका ट्रैप थोड़ा लेट से काम करता है, जिसकी वजह से वो जानवर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जेसन वापस से उस ट्रैप को कस्टमाइज करता है और फिर अगले दिन वापस से उस ट्रैप को चिमनी के जरिए बाहर भेजते हैं। इस बार वापस से वही जानवर मांस के टुकड़े खाने के लिए आता है, लेकिन बेचारा वो जानवर इस बार फंस जाता है। ये लोग जल्दी जल्दी से उसे ऊपर खींचने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से कपड़ा फट जाता है, रस्सी टूट जाती है। ट्रैप नीचे गिरने की वजह से वो जानवर आजाद होकर के यहाँ से निकल जाता
जाता है, लेकिन फिर भी जेसन इतनी आसानी से हार नहीं मानता। गलतियां करके ही वो ट्रैप को और बेहतर बनाता है। इस बार रस्सी भी अलग थी और ट्रैप भी अलग था, और इस बार शिकार न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। एक मोटी सी गिलहरी इनके ट्रैप में फंस जाती है और फिर ये लोग जल्दी से उस ट्रैप को अंदर खींच लेते हैं। तो इस तरीके से ये लोग उसका शिकार करने के बाद उसे पका करके खाते हैं। बड़े दिनों के बाद कुछ अच्छा खाने को मिल रहा था और कई दिनों से ये लोग भूखे भी थे। जैसे ही पेट भरता है तो दिमाग काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद ये लोग एक कमरे के फर्श को हटा करके जमीन में पौधा लगाना शुरू करते हैं। शुरू में इनके पास जो सब्जियां थी उन्हीं सब्जियों के बीज से इन्होंने पौधा बनाया था, और अब पौधों को लगा करके ये लोग वापस से सब्जियां उगाएंगे। जब तक सब्जियां नहीं उग जाती तब तक ये लोग जानवरों का शिकार करके उन्हें ही पका करके खा रहे थे। ये सिलसिला ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। इतना तो इन्हें पता था कि एक न एक दिन बिजली जाना कन्फर्म है, और आज वो दिन था जब इनके घर की बिजली गायब हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पूरे 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एन ने अपने घर में पौधे लगा लिए हैं जिसमें ढेर सारी अलग अलग प्रकार की सब्जियां उगने लगी हैं। इतना आप समझ जाओ कि ये सभी लोग घर के अंदर रह करके जिंदगी जीना सीख चुके हैं, क्योंकि इनके जरूरत की सारी चीजें घर के अंदर मिलने लगी थी। पूरे 5 साल बीत चुके थे तो धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो चुके थे। बाहर जो कॉलोनी हुआ करता था अब वो जंगल बन चुका है। अब तो जेसन बड़े ही आराम से जानवरों का शिकार करने लगा है, क्योंकि उसका ट्रैप पहले से ज्यादा कस्टमाइज हो चुका है। अब तो ट्रैप भी ऑटोमेटिक हो चुका है। एक दिन अचानक से इनको पता चलता है कि घरों में दरार पड़ रहे हैं। जब वो अच्छे से चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि इनका घर जमीन में नीचे धंस रहा है। इनका घर खिसक कर काफी नीचे जा चुका था, जबकि पहले ऐसा नहीं था। इसके बाद जेसन अपनी फैमिली वालों को एक सरप्राइज देता है। असल में जो कार इनकी खराब पड़ी हुई थी जेसन ने उसे बिल्कुल ठीक कर लिया था। अब वो बिल्कुल एक स्पोर्ट कार जैसी लग रही थी। तभी ग्राहम कमेंट करता है कि ये समय की बर्बादी है। जिस चीज को हम बाहर नहीं ले जा सकते, चला नहीं सकते, तो वो तो समय की बर्बादी हुई ना। वैसे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन वो तो ताने मार रहा था, जो कि बहुत गलत बात है, क्योंकि फैमिली वालों के साथ रह करके हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। जिस जगह पर तुम फंसे हुए हो उसी जगह पर वो भी फंसा हुआ है, लेकिन वो हार नहीं माना, वो कोशिश कर रहा है। वैसे कुछ लोग होते हैं जिनको कमियां निकालने में बड़ा मजा आता है। जेसन ये भी कहता है कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, जिस दिन बारिश बंद हुई उसी दिन हम यहाँ से निकल जाएंगे। उसी समय बारिश स्टार्ट हो जाती है तो सभी लोग जल्दी से जा करके पर्दे वगैरह लगा देते हैं। लेकिन इस बार ये लोग जैसे छुपने के लिए जा रहे होते हैं तो उसी वक्त वो चीज इन्हें देख लेती है जो बाहर थी, और अब वो गेट को खोलने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद ये सभी लोग जल्दी से जा करके अलग अलग जगहों पर छुप जाते हैं। उसी वक्त दरवाजा खोल करके वो अजीब सी चीज अंदर आ जाती है। वो चीज जैसे ही अंदर आती है तो उसके पानी की वजह से पेड़ पौधे पूरा सूख जाते हैं। जहाँ जहाँ उसके बॉडी की पानी बनती है वहाँ ओला बन जाता है। वो एन के काफी करीब आ गया था क्योंकि वो उसकी आहट सुन लिया था। वैसे आज तक मैंने ऐसी चीज किसी भी मूवी में नहीं देखी। अगर आप लोगों ने किसी मूवी में देखा होगा तो कमेंट करके बता सकते हो। और ये चीज एलियन तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई अजीब सा जीव हो, और वो भाग तो ऐसे रहा था जैसे कि उसकी भी फटी पड़ी हो। दरवाजा खोल करके जैसे ही वो भागता है तो उसी समय ग्राहम को एक मौका मिलता है। वो भागकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन तभी जेसन आकर के सही समय पर उसे पकड़ लेता है और उसी समय वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। ऐसा नहीं था कि वो बाहर जाने के बाद जिंदा बच जाएगा, बाहर जाते ही उसके साथ कुछ भी हो सकता था। हालांकि वो अपने पिताजी पर गुस्सा भी करता है कि आपने मुझे क्यों रोका, मैं बाहर जा सकता था। खैर उसी समय रुथ को एहसास होता है कि ये जीव समुद्र से आए हैं, क्योंकि उसके बॉडी पर जो पानी लगा हुआ था उसका स्वाद खारा था। इससे रुथ को लगने लगा कि ये शायद कोई समुद्री जीव है। फिलहाल उस जीव की वजह से इनकी सारी सब्जियां खराब हो चुकी थी। जिस जमीन पर इन्होंने सब्जियां उगाई थी वो बंजर हो गया था, मतलब कि आगे अब कभी भी ये लोग सब्जियां नहीं उगा सकते थे, और अगर उगाना भी चाहते हैं तो इन्हें पानी की जरूरत थी। अगर 3 दिन में पानी नहीं आता है तो ये भूखे मर जाएंगे। बस इन्हीं सब चीजों की वजह से जेसन और उसकी बीवी के बीच में बहस शुरू हो जाती है। उसकी बीवी का कहना था कि अगर वो चाहता तो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता वो ढूंढ सकता था, लेकिन वो किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो तो अपनी चीजों में मस्त है। यहाँ तक कि अब वो अपने बच्चों को भी वक्त नहीं देता। इधर ट्रैप में एक छोटा सा जानवर फंसा हुआ था, जिसे रुथ बाहर निकाल करके उसके साथ खेलने लगती है, लेकिन तभी वो जानवर उसके हाथ पर काट लेता है। वैसे जेसन उस जानवर को मार देता है, लेकिन रुथ की हालत खराब होने लगी थी, उसे एंटीबायोटिक्स की जरूरत थी। अगर समय पर दवाई नहीं मिली तो इन्फेक्शन फैल जाएगा और उसकी मौत भी हो सकती है। मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इनके सामने वाले घर में जो फैमिली रह रही थी उस घर में इन्हें दवाइयाँ मिल सकती है, क्योंकि उस फैमिली में एक औरत थी जिसकी दवाइयाँ चल रही थी, और 100% हो सकता है कि वो दवाइयाँ अभी भी घर में है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये लोग उस घर में जाएं कैसे।
इसके बाद जेसन गुस्से में जाकर के अपने कार में बैठता है, उसे स्टार्ट करता है और उससे बार बार गेट को तोड़ने लगता है। वैसे ये गराज का गेट था और लोहे का बना हुआ था, टूटना इतना आसान भी नहीं था। जेसन जख्मी हो जाता है लेकिन गेट नहीं टूटता। अच्छी बात ये थी कि गेट को तोड़ने के चक्कर में नीचे के साइड में दरार पड़ जाता है। जेसन को पता था कि इस दरार की मदद से वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढ सकता है और जब वो दरार के मेन पॉइंट पर जाकर के फर्श को तोड़ता है तब उसे रास्ता मिल जाता है। दरअसल ये रास्ता सीजर से होकर के नीचे के साइड में जा रहा था, जहाँ पर घर का सारा पानी जाता है ना, वही चीज। और ये टनल पूरे एरिया के घर को जोड़ता था। इस रास्ते से ये लोग सामने वाले घर में जा करके दवाई ला सकते थे, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि रास्ता छोटा था, जेसन अंदर नहीं जा सकता था। इसीलिए उसकी बीवी उससे कहती है कि अब तुम बस करो, अब मेरी बारी है। वो कहती है कि मैं अंदर जा करके दवाई ला सकती हूँ। इसके बाद ये लोग कुछ डिवाइस वगैरह तैयार करके एन को देते हैं ताकि जब वो अंदर जाए तो वो इनसे बात कर सके। जो डिवाइस इन्होंने एन को दिया था वो एक प्रकार से वीडियो के जैसा काम कर रहा था। टनल को पार करने के बाद एन उस सामने वाले घर में पहुंच जाती है। इस घर में जो फैमिली थी वो मर करके कंकाल बन चुकी थी। फिलहाल एन को यहाँ पर एंटीबायोटिक की दवाइयाँ मिल जाती है, जिसको लेने के बाद जब वो वापस आने लगती है तब अचानक से कोई उसके पीछे आता है। वो जैसे ही अपने घर के सीजर के पास पहुँचती है तो उसी वक्त वो चीज उसके पास आ जाती है, लेकिन तभी एन गन निकाल करके उसे लगातार शूट कर देती है। इसके बाद ये लोग जल्दी से एन को ऊपर खींच लेते हैं। इस दौरान वो जीव भी एन का पीछा करते हुए ऊपर आने लगती है, जिसके बाद जेसन हथौड़े की मदद से दीवार को तोड़ देता है। दीवार नीचे गिरने की वजह से मुंह बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो जीव ऊपर नहीं आ पाता। इसके बाद ये लोग जल्दी से जा करके रुथ को दवाइयाँ खिलाते हैं और फिर वो कुछ समय के बाद बिल्कुल नॉर्मल होने लगती है। लेकिन अब जैसे कि इन्हें बाहर जाने का रास्ता मिल चुका था, ग्राहम कहता है कि अगर वो अंदर आ सकते हैं तो हम भी बाहर जा सकते हैं। हमें उनसे लड़ना होगा, बाहर निकलना होगा, आखिर हम कब तक यहाँ पर कैद रहेंगे। एन भी अपने बेटे के साइड से थी। अब जब सभी ने डिसाइड कर ही लिया था कि यहाँ से बाहर निकलना है तो जेसन पीछे कैसे हट सकता था। वो भी कहता है कि चलो ठीक है, मरने का शौक है तो मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूंगा। इसके बाद ये लोग उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए अलग अलग हथियार और ट्रैप वगैरह बनाने लगते हैं। वैसे ये लोग छोटे मोटे हथियार तो बनाते हैं, लेकिन उस क्रिएचर को पकड़ने के लिए एक अलग किस्म का जुगाड़ भी करते हैं। इसके बाद जैसे ही बारिश शुरू होती है तो कुछ ही समय के बाद इनके घरों में हर जगह से पानी आने लगता है। असल में इन्होंने जिन जिन जगहों को बंद करके रखा था उसे खोल दिया था। लगभग कुछ ही समय में घर के अंदर पानी जमा हो जाता है और फिर वो क्रिएचर जैसे ही इनको देखता है तो वो घर के अंदर आ जाता है। जेसन और एन उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एन ने एक कांच की बोतल में ऑयल डाल करके बम बनाया था। जैसे वो क्रिएचर उसके करीब आने वाला था तो वो उसे जला करके उसके ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर जलने लगता है। लेकिन इस दौरान वो बहुत ही बुरी तरीके से एन पर हमला भी कर देता है। एन पर हमला करने के बाद वो जेसन की तरफ जाता है। जेसन ने एक हथियार बनाकर तैयार किया था जिसमें उसने एक भाला डाल रखा था, जिससे वो निशाना लगा करके उस क्रिएचर पर हमला करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है और जैसे ही निशाना चूक जाता है तो तभी वो क्रिएचर जेसन पर हमला कर देता है। वो जेसन को उठा करके पानी में फेंक देता है। इसके बाद इन लोगों को जैसे मौका मिलता है तो ये सभी लोग भाग करके ऊपर वाले कमरे में जाने लगते हैं। लेकिन एक दिक्कत की बात थी, हमला करने की वजह से जेसन का जो भाला था वो छूट गया था। उस भाले के बिना ये लोग वापस से उस क्रिएचर पर हमला नहीं कर सकते थे, इसलिए ग्राहम उस भाले को लाने के लिए जाता है। वो भाला रस्सियों से बंधा हुआ था तो इसलिए ग्राहम आसानी से उसे ढूंढ लेता है। उस भाले को लेने के बाद वो वापस से अपनी फैमिली वालों के पास आ जाता है। ये पूरी फैमिली भाग करके जल्दी से एंटिक में चली जाती है। एंटिक एक प्रकार से छोटा सा कमरा होता है जो घर के एकदम ऊपर रहता है और कुछ ही समय में यहाँ पर भी ढेर सारा पानी भर जाता है। ये लोग उस क्रिएचर के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो क्रिएचर ठीक इनके सामने आता है तो उसी समय एन एक रस्सी को खींच देती है। रस्सी खींचने की वजह से कार स्टार्ट हो जाता है और एक्सीलरेटर दब जाता है, जिसकी वजह से कार काफी स्पीड से घूमने लगती है। ठीक उसी समय मौका देख करके जेसन उस क्रिएचर पर हमला कर देता है। उस भाले की रस्सी कार के टायर से बंधी हुई थी। कार जब तेजी से घूमना शुरू करता है तो वो उस क्रिएचर को खींच लाता है, जिसके तुरंत बाद कमरे का सारा पानी भी खाली हो जाता है और बेचारा वो जो क्रिएचर था वो भी बहुत ही बुरी तरीके से फंस गया था। उसी वक्त जेसन एक चाकू लेकर के उस क्रिएचर को जान से मारने की धमकी देता है। जेसन कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो इसी वक्त दरवाजा खोल दो। लेकिन वो क्रिएचर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि काफी मासूम बन रहा था। बल्कि वो जेसन के हाथों को भी पकड़ लेता है, जिसके बाद जेसन उस पर रहम करके रस्सी को काट करके उसे आजाद कर देता है। जिसके बाद वो क्रिएचर भी रहम दिखाते हुए दरवाजा खोल देता है। इसके बाद पूरी फैमिली जल्दी से भाग करके बाहर चली जाती है। लेकिन जैसे ये लोग बाहर जाते हैं तभी अचानक से यहाँ पर कुछ क्रिएचर आ जाते हैं जो इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वैसे तो ये क्रिएचर इन पर हमला करके इन्हें मारने वाले थे, लेकिन तभी घर के अंदर से वो क्रिएचर आ जाता है जो बाकियों को
रोक देता है। इसके बाद बाकी के सारे क्रिएचर उसके साथ चले जाते हैं और उसी समय इनका पूरा घर भी जमीन में धंस जाता है और उसी समय पूरा मौसम भी साफ हो जाता है। इसके बाद जब ये लोग जाकर के चेक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि पूरी दुनिया पानी में डूब चुकी है। इसके बाद ये पूरी फैमिली बोट लेकर के एक नई शुरुआत करती है। नई शुरुआत करने का मतलब एक नया घर ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, इसका पार्ट 2 आना चाहिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।